हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फिर यहाँ देखने वाले हैं आज हम लोग एग्ज़ाम्स के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बताता हूँ आपको कि आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ से डायरेक्ट ही उठाकर पूछ दिया जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और आपके सिलेबस पर आधारित वो प्रश्न होते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग अगर बीपीएससी वाले हैं या फिर आप लोग एस्टेट वाले हैं, ठीक है? अगर आप लोग ईएमआरएस के हैं, एमपी टेट वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए जो है सेशन ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि संगीत का लगभग सिलेबस जो मैंने देखा है, उसका जो है पैटर्न सेम है। क्या पूछता है किसमें कैसा क्वेश्चन, वो सारे कुछ को ध्यान में रखते हुए आपका ये प्रश्न हम करवा रहे हैं, ठीक है? चलिए प्रश्न हम शुरू करेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी-सी एक विनती है कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट रखिएगा ताकि आने वाला आपका जितना भी सेशन होगा, सारा सेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है? चलिए, प्रश्न है हमारा पहला कि मेजर टोन के बीच कितने श्रुतियों का अंतर होता है। दोस्तों मेजर टोन के बीच जो है श्रुतियों का जो अंतर होता है वो कितने श्रुतियों का अंतर होता है? क्या 4 श्रुति, 3 श्रुति, 1 श्रुति, 1 से अधिक है? इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी मेजर टोन की बात करेंगे तो मेजर टोन में श्रुतियों का जो अंतर बताया जाता है वो 4 श्रुतियों का। वहीं हम 3 की बात कर ले तो ये क्या है? ये आपका हो जाएगा माइनर टोन। ठीक है? लेकिन अगर एक श्रुति का अंतर अगर पूछेगा ना भैया, तो ये आपको बताना है, क्या बताना है? सेमीटोन। ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका टोटल आपका हो गया। देखिए, मैं बार-बार कहता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों के बीच में प्रश्नों की संख्या भले ही आपको 20 ही देखने को मिले, लेकिन ऐसा कोई सेशन नहीं है भाई जहां की मैं 20 में मल्टीप्लाई 3 से ना करके बताया हो। यानी कि प्रत्येक सेशन में आप लोगों के लिए है 20 क्वेश्चन में ही हम 50 क्वेश्चन प्लस करवाते हैं आप लोगों के लिए, है ना? तो इस तरह जो है आप लोग का बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है क्लियर करवा देते हैं, कवर कर देते हैं एक ही सेशन में। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और, पीडीएफ के लिए बहुत सारे लोगों को चला भी गया है और जिनका जो है नहीं गया है तो वो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। पेमेंट कर दिए हैं और नहीं गया है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उनके पास भी जाना शुरू हो जाएगा और सारा पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर दिए थे आपको 91223662 और 82। ये क्या है? ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे उनको व्हाट्सएप कीजिएगा और लिखिएगा पीडीएफ के लिए। वो आपको एक स्कैनर प्रोवाइड करवा देंगे जिस पे आपको एक बताए थे कि एक मात्र छोटी सी एक अमाउंट है दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, 199 जो है आप लोग को पेमेंट करके वहां से ले लेना। क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय का अभाव रहता है तो इस कारण आप लोग को मैं जितना भी पढ़ाता हूँ वो सारा पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है? तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कीजिएगा 9122366282। ठीक है? आप लोग को इस पे व्हाट्सएप करना है और लिखिएगा पीडीएफ के लिए। आप उनको बताइएगा तो वो आपको स्कैनर देंगे, उसके बाद फिर आप लोग को उस पे पे करके उसके बाद फिर आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ पे सारा जो है जितना भी पढ़ाएंगे, जैसे कि आप लोग का हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, उसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, आपका म्यूजिक तो जाएगा ही जाएगा और आपके साथ में करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ जाएगा। तो इन सारे पीडीएफ को लिए जो है आप लोग व्हाट्सएप कीजिए और 199 पे करके उसके बाद फिर आप लोग जो है टोटल पीडीएफ वहां से पा सकते हैं। ठीक है? और साथ में जो पीडीएफ आपको देंगे उसका क्लास भी पूरा डिटेल और बहुत अच्छे से समझा कर आपको करवाएंगे। तो एक तो आप लोग क्लास देख लीजिएगा और दूसरे में क्या है, आप लोग को उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो भाई आप लोग को डबल बेनिफिट हो जाएगा। देखिए होता क्या है मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं कि जो सब चीज़ें मैं करवा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में, वही लोग क्या करते हैं कि पेड बैच में वही लोग देते हैं। यानी कि पेड आपसे क्या करवाते हैं, कम से कम क्या होगा कि हजार रुपए लोग लेकर जो है आप लोग को क्या कर रहे हैं कि वही चीज़ से हम बता रहे हैं। तो बस भाई आप लोग को कुछ नहीं, बस एक छोटी सी एक अमाउंट रखें 199, जो कि आपको क्या है 199 पेमेंट करके आप सारा क्लास उसका डिटेल्स देख लीजिए आप इस पे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, पीडीएफ उसका प्रोवाइड करवा देंगे हम आपको आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं आप लोग को थोड़ा सा बहुत ही आसान हो जाएगा, आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल सरल हो जाएगी और बहुत अच्छे से चीज़ों का आप लोग समझ भी पाइएगा। ठीक है? तो आप लोग जो है, आप लोगों के लिए हम उनको बुलाए हैं भाई, आप लोग को क्योंकि रेगुलर कह रहे थे कि पीडीएफ सर नहीं मिल रहा है, तो भाई आप लोग को जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे व्हाट्सएप पे। तो आप लोग को जब वो लिंक देंगे आपको बस पेमेंट करना है 199 भाई, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। भाई क्या है कि 200 रुपये कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग तो इतना यूं ही खर्च वर्च कर देते हो इधर उधर, है ना?
तो बस इससे अगर किसी के लिए हम अगर कर रहे हैं भाई, तो वो भी, ताकि वो भी खुश हो जाएँ और आप लोग के पास भी जो है क्या है कि पीडीएफ सारा पहुँच जाए और आपकी पढ़ाई भी दुरुस्त हो जाए। ठीक है? तो 199 पेमेंट कर दीजिएगा और इस पे मोबाइल नंबर जैसा कि आपको बता दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है 9122366282। ठीक है? बस 199 आपको पेमेंट करना है। ठीक है? 199 रुपया। चलिए, प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न हमारा, 5 स्वरों का सप्तक क्या कहलाता है? क्या पेंटाटोनिक स्केल, क्रोमैटिक स्केल, हेक्साटोनिक स्केल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भैया स्वर कितने लग रहे हैं इसमें? 5 लग रहे हैं। तो 5 को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है? पेंटा, हेक्सा, सेप्टो, डेका, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में। अगर पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा उस चीज़ के बारे में। तो 5 स्वरों का जो होगा, यानी कि 5 के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग? पेंटा का उपयोग करते हैं। ठीक है? पेंटा। ठीक है? तो 5 वाले स्वर को क्या कहेंगे? स्वर सप्तक को पेंटाटोनिक स्केल कहेंगे। ठीक है? हेक्साटोनिक आपका क्या हो जाता है? 6 स्वर वाला जो स्केल होता है उसको हेक्साटोनिक कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, ब्रहीणेत यद्वंष्टिन प्रयुक्तम भरते न च। ठीक है? महादेवस्य, महादेवस्य, उसके बाद फिर आपका क्या है यहाँ पे? तो ये कह रहा है आपका महादेवस्य पुरत अस्तामार्ग विमुक्तदम। यह जो श्लोक है यह किस ग्रंथ में है? ठीक है? यह ग्रंथ का नाम बताना है। यह जो है कौन सा ग्रंथ में है? क्या आपका संगीत दर्पण में होगा, संगीत रत्नाकर में होगा, या नाट्य शास्त्र, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ये इसका जो जवाब होने वाला है आपका नंबर 3, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों संगीत दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वहीं संगीत रत्नाकर की बात करें तो सारंगदेव लिखे हैं। संगीत दर्पण की बात करें तो पंडित दामोदर लिखे हैं। नाट्य शास्त्र की बात करें तो कौन लिखा है? तो नाट्य शास्त्र ये आपके किनका है? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी का है, और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है, चौथा नंबर का प्रश्न है कि भरत मुनि ने गंधर्व के कितने प्रकार बताए हैं? भाई गंधर्व के प्रकारों की बात कर लेंगे तो कितने प्रकार हैं? क्या 3 प्रकार, 2 प्रकार, 36 प्रकार, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे गंधर्व के जो प्रकार बताए हैं ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 प्रकार हो जाएगा। 2 प्रकार क्या बताए हैं भारत ने? तो 2 प्रकार काकू बताए हैं। ठीक है? काकू, एक तो आपका होता है साकांक्ष और दूसरा क्या होता है? निराकांक्ष। ठीक है? 36 क्या है? तो 36 इसमें अध्याय है मेरे दोस्त। अगर पूछेगा संगीत का कितना अध्याय है तो 6 अध्याय बताना है मेरे दोस्तों। ठीक है? अगर पूछेगा कि कितना से कितना तो क्या बताना है? 28 से 33 बताना है मेरे भाइयों। ठीक है? क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। एक आपका हो गया 28, 29, 30, 31, 32, 33। काउंट कीजिए 2, 4, 6। तो यही 6 के बारे में हमने यहाँ पे बताया कि 6 अध्याय हैं। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि मार्गी देशा तद्वेदा खाली स्थान प्रयुक्तो भरतानादिभि। ये क्या हो गया? ये जो है मार्गी संगीत की परिभाषा है। क्या है? मार्गी संगीत की परिभाषा है। मार्गी देशा तत्वेदा प्रयुक्तो भरतादि भी। तो ये जो है मार्गी संगीत की परिभाषा किस ग्रंथ में दी गई है? कौन सा ग्रंथ? क्या संगीत दर्पण, राग दर्पण, संगीत रत्नाकर, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो नंबर 5 जो है इसका जवाब हो जाएगा सारंगदेव वाला ग्रंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका संगीत रत्नाकर। बात करेंगे इसमें तो संगीत रत्नाकर में तो इसमें 6 प्रकार के काकू बताए हैं। इसमें क्या है? संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय बताए हैं, 7वां अध्याय है। इसमें 8 उपरागों की चर्चा की गई है। इसमें 96 अस्थाई के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो है इसमें बताई गई है। चलिए आगे देखेंगे। 6ठा नंबर का प्रश्न है, मसीद खानी गत का मुखड़ा कम से कम कितनी मात्राओं में होना आवश्यक है? गत, गत कितने प्रकार भैया? 2 प्रकार के। एक कौन? एक विलंबित, दूसरा कौन? द्रुत। 2 ही प्रकार ना? तो विलंबित आपका हो जाएगा मसीद खानी और द्रुत क्या हो जाएगा? रजा खानी। तो ये गत जो है 2 प्रकार के, और गत किस पे बजाए जाते हैं? ये बजाए जाते हैं सितार पे। ठीक है? किस पे? सितार पे बजाए जाते हैं। सितार में तारों की संख्या की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तार। हम इसके आविष्कारक की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के। समझ रहे हैं ना भाई? तो इस तरह से जो है, इस तरह से पढ़ाई होती है हमारी। तो आप लोग जो है
अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अगर मज़ा आ रहा होगा पढ़ाई में तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जो है हमारे प्रति ज़रूर जताते रहिएगा, ताकि इतना ही जोश, एनर्जी और उमंग से आप लोगों को मैं पढ़ाता रहूँ। ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने जो है स्टेट और बीपीएससी भी क्वालीफाई किया है इससे पढ़कर, लेकिन मेरी आदत नहीं है किसी को बताना, क्योंकि कमेंट आप लोग खुद ही देखते होंगे किसने किसने कमेंट किया है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। भाई सिलेक्शन हुआ है तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मसीद खानी गत का मुखड़ा कम से कम कितनी मात्रा में होता है? क्या 5 होगा, 6 होगा, 12 मात्रा? क्या होगा? जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 5 मात्रा में होना चाहिए। लेकिन अगर प्रश्न बदल दे, आपसे पूछे कि इसका जो है मुखड़ा किस मात्रा से प्रारंभ होती है, तब क्या बताएंगे? तब ये जो आपका 12 मात्रा होगा ना, ये 12वीं मात्रा से क्या होती है? प्रारंभ होती है। ठीक है, मसीद खानी गत। और मसीद खानी गत जो है कैसा गत है? कैसा गत है भाई? ये आपका हो जाता है विलंबित गत। ठीक है, प्रश्न एक है लेकिन आपके पास जो है जवाब हमारे तरफ से अनेक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली बाज कौन सी गत को कहा जाता है? दिल्ली बाज, देखिए क्या ये मस्जिद खानी है, रजा खानी है या विलायत खानी, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएगा? एक तो हो जाता है आपका पूर्वी बाज, दूसरा क्या हो जाता है? पश्चिमी बाज। ठीक है, पूर्वी बाज और पश्चिमी बाज। तो ये आपका जो पूर्वी बाज जो है, ये इसके अंतर्गत लखनऊ बनारस को रखा जाता है और पश्चिमी बाज के अंतर्गत दिल्ली को रखा जाता है। तो ये जो है आपका दिल्ली बाज कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मस्जिद खानी हो जाएगा। यानी मस्जिद खानी गत को कहा जाता है, क्या कहेंगे? दिल्ली बाज कहेंगे। और इसके आविष्कारक कौन हो गए? मसीद खां। ठीक है, मसीद खां इसके आविष्कारक हो गए। और ये विलंबित लय में बजाया जाता है। लेकिन रजा खानी की अगर बात करेंगे तो ये आपका द्रुत हो जाएगा। और इसके आविष्कारक कौन? रजा खां। ठीक है, रजा खां हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका हो गया। तो ध्यान रखना है, दिल्ली बाज जो है कौन सी गत को कहा जाता है? तो मसीद खानी गत को कहा जाता है। चलिए देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है, रजा खानी गत को कौन सी लय में बजाया जाता है? देखिए प्रश्न आ ही गया, कौन सी लय? क्या विलंबित है, द्रुत है, अतिमंद्र है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या होगा? अतिमंद्र तो नहीं होगा भैया, क्योंकि ये सप्तक के प्रकार में चला जाएगा। ये तो नहीं होगा, ये लय में तो नहीं होगा। लय में आपका होता है लय। लय 3 प्रकार के, कौन कौन सा? विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है, तो कौन सा लय में रजा खानी बजाया जाता है? ये जो है आपका बजाया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जवाब हो जाएगा द्रुत लय में बजाया जाएगा। आविष्कारक कौन? रजा खां। ठीक है, आविष्कारक कौन? रजा खां हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है 9वां नंबर का, एक स्वर से दूसरे स्वर सप्तक तक अखंडित रूप से खींचा जाने वाला क्या कहलाता है? यानी एक स्वर से दूसरे स्वर, जैसे कि आपको सा है और यहाँ पे क्या है? ध है। तो एक स्वर से अगर दूसरे स्वर तक क्या करेंगे? अखंडित, यानी बिना खंडित किए हुए। ठीक है, ये आपका अखंडित हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम करेंगे सा और यहाँ किए ध, अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे लिए और ऐसे लिए, ये क्या हो गया? बीच में आपको खंडित दिख रहा है ना, तो ये खंडित नहीं करना है, एक साथ बिना खंडित किए हुए, इसको क्या कहेंगे? तो ये जो चिन्ह आपका होता है भैया, किसका होता है? अगर अभी मैंने बता दिया तो आप लोग इसको, ये चिन्ह को तो समझ ही गए होंगे। ये चिन्ह होता है किसका? मीड का। तो बिना खंडित किए हुए जो कहलाएगा, खींचा जाने वाला, ये क्या कहलाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, मीड। और गमक क्या होता है? तो गमक जो होता है गले का एक विशेष प्रकार का जो कंपन जो होता है उसको गमक कहते हैं। और गमक के क्या होते हैं? कितने प्रकार? तो 15 प्रकार के गमक बताए जाते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। और गमक की बात कर लेंगे तो कर्नाटकी में, तो उसमें 10 प्रकार के संगीत, 10 प्रकार के गमक बताए जाते हैं कर्नाटकी संगीत पद्धति में। कर्ण की बात करें तो कर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि एक पूर्व लग्न होता है और दूसरा क्या होता है? अनुलग्न होता है। ठीक है, जितना प्रश्न मैं करवाऊंगा टोटल, इससे जो है प्रश्न कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा। आपका टोटल जो है टोटल यहीं से पूछा जाएगा, कहीं भी प्रश्न आपको बाहर जाने की कोई संभावना नहीं बनेगी। और भी सेशन जो भी बाकी है आने वाला, लगातार आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत सारा भी ऐसे ऐसे एक से बढ़कर एक सेशन मुझे करवाना है, जो कि बेसिक टू एडवांस सारा प्रश्न आप लोगों के लिए शामिल होगा। ठीक है, तो जवाब इसका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, मीड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है कि कंठ की भिन्नता से उत्पन्न हुई ध्वनि भिन्नता को क्या कहते हैं?
ठीक है, ये प्रश्न नेट में पूछा गया प्रश्न है भाई, ठीक है। ये प्रश्न को मैं वहां से उठाकर लाया हूं। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कंठ की भिन्नता से उत्पन्न हुई ध्वनि भिन्नता को, यानी कि कंठ से जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है और उसमें जो भिन्नता होती है, यानी अलग अलग ध्वनि जो आपको सुनाई पड़ता है कंठ से उत्पन्न ध्वनि में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं काकू। ठीक है, कंठ, कंठ का मतलब क्या है? कंठ की भिन्नता, यानी एक तो आपका होता है ना क्षेत्र काकू, ठीक है, एक तो आपका जो होता है क्षेत्र काकू, और इस क्षेत्र काकू का संबंध कहां से होता है? कंठ से ही होता है। तो आयोग ने इसको माना था, नेट में आंसर जो इसको माना है वो कहा है कि कंठ की भिन्नता से उत्पन्न हुई ध्वनि की भिन्नता को क्या कहते हैं? काकू कहते हैं, क्योंकि क्षेत्र काकू के क्षेत्र काकू में आता है, तो क्षेत्र काकू भी क्या है? काकू ही तो है। ठीक है, चलिए नाद की बात कर लेंगे। तो नाद में क्या होता है? नाद जो है ये दो प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत। वहीं हम स्वर की बात कर लेंगे, तो स्वर जो है ये आपके कितने होते हैं? 7 माने गए हैं संगीत में, शुद्ध स्वरों की संख्या 7, और कुल अगर बोले आपसे तो इसका जवाब हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए देखेंगे 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असंगत का चयन कीजिए। ये आपका हिंदुस्तानी राग है और ये आपका कर्नाटकी राग है। कौन सा जो है मेल है और कौन सा मेल नहीं है, ये आपको चुनना है। तो असंगत का चयन करना है। कौन सा? भैरव को क्या बोलते हैं? माया मालव गौड़, ये तो बिल्कुल सही है भाई। दुर्गा को क्या बोलते हैं? शुद्ध सावेरी, ये भी सही है। भोपाली को क्या बोलते हैं? मोहनम, ये भी सही है। पूछ रहा है कौन असंगत का चयन करे। असंगत कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे भैया कोई असंगत नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ई बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे है हमारा 12 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रागों की मुख्य कितनी जातियां मानी गई है। तो रागों की जातियों की अगर हम बात कर लेंगे तो कितनी जातियां हो जाएगी? क्या 4, क्या 3, 2, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रागों की कुल मुख्य जो जातियां हैं वो 3 है। वैसे अगर कुल की अगर बात कर लेगा आपसे तो कुल बताना है आपको 9 जातियां होगी। 3 कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो जाता है औडव, दूसरा क्या हो जाता है? साडव, और तीसरा क्या हो जाता है? संपूर्ण। ठीक है, तीसरा हो जाता है आपका संपूर्ण। तो औडव साडव संपूर्ण। औडव में क्या होता है कि 5 स्वरों का प्रयोग होता है, साडव में क्या होता है 6 स्वरों का प्रयोग होता है, संपूर्ण में 7 स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन क्लास डिटेल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग सारे अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों को याद है तो कोई बात नहीं, वीडियो को रोकिए और उसके बाद फिर आप लोग जवाब देते चलिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो राग शब्द की सर्वप्रथम प्रमाणिक परिभाषा कौन से ग्रंथ में मिलता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग अगर कहें तो हम आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट हम टिक करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं, समय नहीं लगेगा फिर। ठीक है, तो आप लोग को कैसा क्लास चाहिए, किस तरह का चाहिए, डिटेल्स चाहिए, या फिर आप लोग को केवल हम क्वेश्चन पढ़े और ऑप्शन का आंसर दें उसके बाद आगे निकल जाएं? क्या ऐसा क्लास चाहिए आप लोग को? तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो राग शब्द की सर्वप्रथम प्रमाणिक परिभाषा कौन सा ग्रंथ में मिलता है? क्या संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, बृहदेशी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम की बात लगा दिया ना भाई। तो सर्वप्रथम जो प्रमाणिक परिभाषा जो मिली थी वो कौन से ग्रंथ में मिली थी? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहदेशी, जो कि मतंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसकी जो रचना काल है 8वीं शताब्दी मानी जाती है। और क्या है, मतंग ने 33 अलंकार भी माने हैं। ठीक है, मतंग ने 33 अलंकार भी माने हैं। और मतंग जो है कौन सा वीणा का वादन किया करते थे? प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो मतंग कौन सा वीणा बजाते थे? मतंग जो बजाते थे वो वीणा का नाम था, कौन सा वीणा था? मतंग चित्रा वीणा बजाते थे। ठीक है, लेकिन अगर यही पूछ देगा आपसे कि मतंग ने कौन से वीणा का आविष्कार किया था, तब क्या बताएंगे? तो आविष्कार किए थे किन्नरी वीणा का। ठीक है, किन्नरी वीणा का आविष्कार किए थे मतंग। क्लियर, चलिए देखिए संगीत रत्नाकर सारंगदेव तो जानते ही हैं। संगीत दर्पण जो है ये आपके पंडित दामोदर जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, पंडित दामोदर। और ये दामोदर जी कहाँ के थे? तो ये मिथिला निवासी थे। कहाँ के थे? मिथिला निवासी थे। ठीक है, यानी कि बिहार के हुए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का प्रश्न है। लेकिन देखिए एक चीज से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग बहुत सारे लोग बोले थे कि सर पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ भाई आप लोग के लिए जो है हम सारा पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। आप लोग के लिए हिस्ट्री का पीडीएफ मिल जाएगा, ज्योग्राफी का पीडीएफ मिल जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को इतने सारे पीडीएफ देने के लिए दोस्तों मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, इसलिए मैंने किन्हीं को बोल दिया है जो मैं पढ़ाऊंगा उसका सारा पीडीएफ आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो भाई उनके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं,
आपको 199 पे करना है। 199 एक छोटा सा अमाउंट होता है दोस्तों। देखिए आप लोग के लिए कुछ नहीं है भाई, 200 रुपये तो बस यूं ही आप इधर से घर से निकले, यूं ही एक बार में आप खर्च कर देंगे। लेकिन आप लोग के लिए काम में अगर आ जाता है, जो हम यहाँ पढ़ाएंगे वही बहुत अच्छे से समझाकर, उसके बाद फिर वही चीज़ आप लोग उसको पीडीएफ में देख लेंगे, तो फिर क्या होगा इससे कि आप लोगों को वहाँ बहुत नॉलेज गेन हो जाएगा और बहुत ही मान लीजिए एक तरह से बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग को पीडीएफ के लिए बोले थे, जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282। ये व्हाट्सएप नंबर है, उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और वहाँ पे आप लोग बोलिएगा कि पीडीएफ चाहिए, तब वो आपको एक स्कैनर वो जो है प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद फिर आप लोग को उस पर 199 पे करके उसके बाद फिर उन्हें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वो इस तरह से आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि कोई भी जो है आप लोग को दिक्कत ना हो पीडीएफ लेने में। ठीक है, तो सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, आप लोग के लिए जो है 199 घर से यूं ही निकले, बस यूं ही खर्च हो गया। आप लोग को जैसा कि मैंने बताया ना कि पेड क्लास के अंदर दोस्तों कुछ नहीं, बस यही सारी चीज़ें जो हैं लगभग आपको क्या तो हज़ार दो दो हज़ार लेकर आप लोग को क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो भैया आपको अगर वहाँ हम यहाँ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देते हैं, बस पीडीएफ के लिए आप लोग को अगर वो चाहिए तभी, अगर नहीं लीजिएगा तो कोई बात नहीं, वो भी आपका 199 बच गया। ठीक है, लेकिन बेहतर चाहते हैं तो 199 क्यों बचाना भाई, दे दीजिए, क्या हो जाएगा उससे। आप लोग के लिए अगर बेहतर चाहते हैं तो 199 देकर आप लोग पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा उनसे, क्योंकि भाई उनको मैं इसीलिए रखा हूँ ताकि वो जो है पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, चलिए तो देखेंगे प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंजकः स्वर संदर्भो राग इत्यभिधीयते, राग की यह परिभाषा किस शास्त्रकार ने दिया है? क्या पंडित सारंगदेव, पंडित दामोदर, पंडित अहोबल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या जवाब होगा? तो ये आपका जो 14 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा आपका पंडित अहोबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अहोबल ने कौन सा ग्रंथ का रचना किया है भाई? तो अहोबल ने कौन सा ग्रंथ? संगीत पारिजात। ठीक है, पारिजात कब? तो 1650 ईस्वी में। ठीक है भाई, 1650 में संगीत पारिजात। ये कौन थे? तो ये श्रीनिवास जी के गुरु थे। ठीक है, और इनके अगर स्वरों के बारे में पूछा जाता है कि ये अहोबल ने कितने स्वर बताए हैं, तो आपको याद रखना है 29 स्वर बताए हैं। ठीक है, इसके विषय में भी मैं बताऊंगा कि 29 कैसे हो गया, ये सब भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए आगे देखें प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, इनमें से कौन राग का प्रकार नहीं है? क्या शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? कौन सा प्रकार क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो कौन नहीं है? तो यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि राग के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक आपका शुद्ध होता है, दूसरा छायालग होता है, तीसरा संकीर्ण होता है। तो तीनों के तीनों तो भैया आपके अवेलेबल हैं ही यहाँ पे। ये जो है तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे? तीनों ये जो हैं, लेकिन नहीं वाला पूछा है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है कि सवाई गंधर्व महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्या दिल्ली में, पुणे में, पटना में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? सवाई गंधर्व महोत्सव जो मनाया जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा पुणे में। ठीक है, पुणे में मनाया जाता है। और पुणे में पूछ देगा कि आपसे कि कब मनाया जाता है, किस महीने में, तो फिर क्या जवाब देना है? याद रखना है इसको, दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कौन सा महीना होगा? सवाई गंधर्व वाला दिसंबर महीना होगा। चलिए आगे देख लें। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि पिया बिन नाही आवत चैन, यह प्रसिद्ध ठुमरी किस संगीतज्ञ की है? तो भैया ये जो संगीतज्ञ हैं, ये कौन सा घराने के हैं? तो किराना घराने के हैं। ये किराना घराना के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ये प्रसिद्ध ठुमरी किनकी होगी? बड़े गुलाम अली की तो नहीं होगी, अब्दुल करीम खां की तो नहीं होगी, सॉरी एक मिनट माफ़ कीजिएगा, अब्दुल करीम खां की ही होगी। ये कहने का है कि वाजिद अली शाह की नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसका जवाब हम लोगों का मिल गया ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल करीम खां। अगर वहीं बड़े गुलाम की बात करें तो याद पिया की आए, आपको याद है? वाजिद अली शाह की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। ठीक है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, ये उनकी ठुमरी है। करीम खां की क्या हो गई? पिया बिन नाही आवत चैन, ये उनकी प्रसिद्ध ठुमरी में से एक है। और भी ठुमरियां हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध ठुमरियों में से उनका एक है। चलिए देखेंगे आगे है 18 नंबर का प्रश्न है कि आलिया फत्तू के गुरु कौन थे?
आलिया फत्तू यानी कि एक तो आपके हो जाएंगे फतेह अली, दूसरे क्या हो जाएंगे फतेह अली, और दूसरे क्या हो जाएंगे अली बख्श, अली बख्श। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, एक फतेह अली और दूसरा हो जाएंगे अली बख्श। ये दोनों को क्या माना जाता है दोस्त, ये दोनों को मिलाकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है आलिया फत्तू कहा जाता है, आलिया फत्तू। ठीक है, यही दोनों को एक नाम में अगर बुलाया जाता है तो आलिया फत्तू कहा जाता है। ये दोनों कौन थे, ये पटियाला जो है ना आपका घराना पटियाला, उसके संस्थापक थे मेरे भाई। ठीक है, संस्थापक थे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे कि आलिया फत्तू के गुरु कौन थे, कौन थे भाई, क्या बड़े गुलाम अली, नहीं, क्योंकि ये अली बख्श के पुत्र थे। ठीक है, क्या बड़े मियाँ कालू खां या स्वामी हरिदास, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बड़े मियाँ कालू खां। ये आपके घराना तो आप लोग को पता ही हो गया कि पटियाला घराना के हो जाएंगे, और यही कौन थे, इनके गुरु थे। और स्वामी हरिदास कौन थे, तो ये आपके बैजू बाबरा और कौन तानसेन, उन दोनों के गुरु थे। ठीक है, बड़े गुलाम अली किनके गुरु थे, तो मुनव्वर अली खां, मुनव्वर अली खां के गुरु थे बड़े गुलाम अली। ठीक है दोस्तों, देखिए सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग जो है सपोर्ट के लिए एक आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। जैसे ही आप लोग देखते हैं तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्या दिक्कत हो जाती है इसमें, बस मेरा जो थोड़ा सा जो हौसला होता है आप लोगों के प्रति थोड़ा सा और बढ़ जाता है, और थोड़ी सी जो है उमंग और जोश भर जाती है, ताकि और बढ़िया से जो है आप लोगों के बीच में क्लेरिफाई कर पाता हूँ किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रसिद्ध ठुमरी प्रेम जीवन बनके किसने आवाज दी है, यानी कि प्रेम जीवन बन के एक ठुमरी है, उसमें किसने आवाज दिया है, यानी किसने गाया है। क्या बड़े गुलाम अली थे, ओमकार नाथ ठाकुर थे, अब्दुल करीम खां थे, एक से अधिक थे, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो है प्रेम जीवन बन के, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़े गुलाम अली। ठीक है, ये प्रेम जीवन बन के ये जो ठुमरी है ना, कौन से फिल्म में गाया गया है, तो ये जो है फिल्म की जो ठुमरी है उसका फिल्म का नाम बता दें तो हो जाएगा मुगले आजम, मुगले आजम। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जिस जमाने में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे जो गायक और गायिका थी, जो स्वर कोकिला उनका बहुत बड़ा नाम है, उस जमाने में 500 रुपया भी उनका जो है चार्ज हुआ करता था। ठीक है, लता मंगेशकर जी और जो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं उन लोगों का 500 रुपया चार्ज हुआ करता था। लेकिन उस जमाने में प्रसिद्ध जो थे व्यक्ति आपके कौन, बड़े गुलाम अली खां, जो कि क्या किए थे, ये 25,000 रुपए उस टाइम में लिए थे भाई, इस फिल्म के निर्देशक से 25,000 रुपया लिया थे इन्होंने उस टाइम में। सोच सकते हो क्यों क्यों लिए थे, क्योंकि ये जो दोस्तों ये जो हैं कौन, बड़े गुलाम अली, ये फिल्मों में गाना ही नहीं चाहते थे। ये इनका कहना था कि हम फिल्म में नहीं गाएंगे, लेकिन क्या करें, कोई ज़बरदस्ती उनके पास पहुंच गए और उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं गाएंगे, तो उन्होंने पैसे वाली बात कर दी कि कितना पैसा लेंगे, जितना लेंगे उतना देंगे। तो भाई 500 का दौर चल रहा था और इन्होंने मुख से 25,000 कह दिया ताकि वो खुद ही चला जाए। लेकिन क्या करे, वो 25,000 देने को भी राजी हो गया। तो 25,000 देने के बाद बड़े गुलाम अली भी मुँह कर नहीं सकते थे, इस कारण से उन्होंने प्रेम जीवन बन के जो है गाया फिल्म मुगले आजम में। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि मुश्ताक अली खां के गुरु कौन थे। तो इसका जो सीधा जवाब अगर कर दूं आपको तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसिक अली खां।